स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइज, आप हाल ही में ये ऐसी जो तस्वीरें हैं वो देखने को आ रही होंगी, न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे, अलग अलग टीवी चैनल्स, मीडिया इसको कवर कर रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें माउंट मेरापी की हैं। तो माउंट मेरापी अपने आप में एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, जो कहाँ पे फटा है, जो कि इंडोनेशिया में फटा है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में दुनिया के 130 मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज का मतलब हुआ जहाँ से लावा निकलता रहता है लगातार। तो वो जो लावा है वो वहाँ से दोबारा निकला है और आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई तक इनके जो धुआं है वो जा रहा है, उसमें से निकल रहा है। तो अब ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि इंडोनेशिया का माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्ट हुआ है, टूरिज्म को रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिक गैस और लावा निकल रहा है। माउंट मेरापी का जो वोल्केनो है ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ पर टूरिज्म इस वोल्केनो के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है। जिन लोगों को भी एक एक्टिव वोल्केनो देखना होता है वो इंडोनेशिया जाते हैं और इंडोनेशिया में माउंट मेरापी को देखते हैं। अब और न्यूज़ में अगर देखें तो रॉयटर्स ने भी इसको कवर किया है कि इंडोनेशिया का जो मेरापी वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा जो गर्म क्लाउड्स हैं, एशिस के, राख के, उसमें से निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँ कि अगर आप में से कोई ये पूछे कि क्या भारत में भी वोल्केनो हैं, तो यस, भारत में बिल्कुल वोल्केनो है। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैरन आइलैंड्स पे हमारा जो एक वोल्केनो है जो अभी भी एक्टिव है वो देखने को मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो हिमालयाज़ पे भी वोल्केनो हो सकता था अगर यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती। ये चीज़ समझनी होगी कि वोल्केनो बनने के लिए, ज्वालामुखी बनने के लिए वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। यानी कि वहाँ पे कहीं पे आसपास समुद्र का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आसपास समुद्र होगा वहाँ पर आपको वोल्केनो ईजिली दिख जाएंगे, क्योंकि वोल्केनो का जो प्रेशर है वो भाप से बनता है और भाप पानी से बनेगी, जो पानी समुद्र का पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर हम हिमालयाज़ पे देखें तो हिमालयाज़ से बहुत दूर हमें समुद्र मिलता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी मिले अगर हमें, या फिर अरेबियन सी मिले, तो वो बहुत दूर मिलते हैं। इस वजह से हिमालयाज़ पे वोल्केनो नहीं है। अगर वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती तो हिमालयाज़ पे भी, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे छोटी रेंजेस लगती हैं, शिवालिक रेंजेस लगती हैं, हिमाचल प्रदेश में भी वोल्केनो हो सकता था। तो उसके बाद देखते हैं फिर, अब नेक्स्ट आता है कि इंडोनेशिया में जो माउंट मेरापी वोल्केनो है वो कहाँ पे है। तो आप पाएंगे कि इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीप हैं। तो उन 5 बड़े आइलैंड्स में से जो जावा आइलैंड है वहाँ पर आपको माउंट मेरापी मिलेगा। तो माउंट मेरापी जो है वो जावा से थोड़ा सा दूर है, जावा आइलैंड पे, और जकार्ता के काफ़ी नज़दीक है। साथ ही साथ जो एक वहाँ का बहुत ही एक फेमस शहर है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उसके पास है। तो यानी कि माउंट मेरापी, अगर आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ये एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, ये भी इंडोनेशिया का है। ये जावा आइलैंड है, फिर ये कालीमंतन आइलैंड है, एक सुलावेसी आइलैंड है और एक पापुआ न्यू गिनी आइलैंड है। तो ऐसे करके 5 आइलैंड्स हैं किसके, इंडोनेशिया के, ये प्रमुख आइलैंड्स हैं। अगर हम बात करें कि क्या इंडोनेशिया में एक ही आइलैंड है, नहीं, इंडोनेशिया में ऐसे एक्टिव वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस पूरे मैप को देखोगे, जितने भी रेड कलर में नाम लिखे हुए हैं ये सब मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं इंडोनेशिया के। यहाँ पे माउंट मेरापी भी आता है, यहाँ पे मेरापी लिखा हुआ है, यहाँ पे कराकताओ लिखा हुआ है, और ऐसे करके दुनिया भर के जितने भी हैं ये सब के सब एक्टिव वोल्केनोज है। कहाँ के, इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वोल्केनोज हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इंडोनेशिया में इतने ज़्यादा वोल्केनोज क्यों हैं, उसका भी आंसर आगे हम देंगे इसी वीडियो में। आप वोल्केनो का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ जाएंगे इस वीडियो को देखकर, अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा क्या है कि इंडोनेशिया के पास इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक रिंग है, यानी कि जैसे छल्ला हो जाता है, और फायर का छल्ला है। तो फायर वहाँ पे क्या हुई, फायर का मतलब है यहाँ पे वोल्केनोज यहाँ पे फटते रहते हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इस मैप को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से बने हुए हैं, यहाँ सब पर 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसके ऊपर धरती तैरती है, अगर हम कहें एक सरल भाषा में अगर हम कहें, तो वो तैरती हुई जो प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती है, जिसकी वजह से भूकंप भी आता है और उसी की वजह से वोल्केनो भी बनते हैं। अगर वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो
तो वहाँ पे भूकंप, वहाँ पे वोल्केनो बन जाते हैं। तो यहाँ पे जावा ट्रेंच है और यहीं पे है आप मेरापी को देखेंगे, कराकताओ को देखेंगे, जो कि दुनिया के बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो से। मेयो को देखेंगे, जो माउंट मेयोन है, माउंट पिनाटिबो है, ये फिलीपींस में पड़ते हैं। जापान के अंदर आप पाएंगे माउंट फ्यूजियामा को, और उसके बाद अल्यूशियन आइलैंड्स, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो वोल्केनोज हैं उनको पाएंगे। और फिर इधर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में जो माउंट कोटोपैक्सी है, ये सब जो वोल्केनोज हैं ये आप पाएंगे। तो ये सब जो वोल्केनोज हैं ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे दो प्लेटें टकरा रही हैं। जहाँ से दो प्लेटें दूर जाती हैं वहाँ से भी वोल्केनो बन सकता है, और वो वोल्केनो बहुत बड़े और बहुत विशाल वोल्केनोज बनते हैं जहाँ पर दो प्लेटें आपस से दूर जाती हैं। जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो उनको हम डाइवर्जेंट प्लेट्स कहते हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनको हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट कैसी होती है वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। उसके बाद आप देखिए, ये अब यहाँ से समझते हैं कि किस तरह से दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो आप देखेंगे कि ये ओशनिक क्रस्ट है। मान के चलिए इस क्रस्ट पे, क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर होती है धरती की, जहाँ पे इंसान खड़ा है, पेड़ खड़े हैं, या सब गाड़ियाँ वगैरह हमारी चलती हैं। तो क्रस्ट इसी तरह से समुद्र में भी है। अगर ये आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट माने, यानी कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो सिरा है और जो पैसिफिक प्लेट का सिरा है, जब वे दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो उनके टकराने के ऊपर ही इंडोनेशिया जैसा देश बसा हुआ है। तो इधर से मान के चलिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये पैसिफिक ओशन की क्रस्ट है। जब भी आपस में टकराएंगी, क्योंकि ये लिथोस्फेयर है दोनों के नीचे, जब भी आपस में टकराएंगी तो ये जो प्लेट है ये नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे चली जाएगी तो इस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र का पानी भी यहाँ चला जाएगा, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो समुद्र का पानी भाप बनेगा, और भाप बनकर इसको तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। जब तोड़ते हुए बाहर निकलेगा तो वहीं पे वोल्केनो बनता है। तो वहीं से वोल्केनो का निर्माण होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, क्योंकि ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, इनको कन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। दोनों प्लेट से आपस में क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर वोल्केनो होता है तो उससे क्या होता है। अगर आप समझें इसको तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए, मैग्मा जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे ये पूरा एक चैम्बर होता है, जहाँ पर एस्थेनोस्फेयर से लेके ये जो मैग्मा है वो बनता है। अब ये मैग्मा को जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, नीचे जाती है, तो वहाँ पे पानी आ जाता है समुद्र का, जिससे इस गर्माहट से वो पानी भाप बन जाता है। और हम जानते हैं कि जब भाप से एक ट्रेन का इंजन चल सकता है, पूरी की पूरी ट्रेन चल सकती है स्टीम इंजन से, तो उस भाप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो वो भाप यहाँ से प्रेशर बना के इसको तोड़ता हुआ ऊपर जितनी भी ज़मीन होती है सबको तोड़ती हुई, पूरे पहाड़ को तोड़ती हुई बाहर निकलती है। तो फिर यहाँ पे जो कूलिंग मैग्मा है, फिर जब बाहर निकल जाएगा मैग्मा, तो मैग्मा जो है वो लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्मा और लावा में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो सिंपल सा डिफरेंस ये है, जब तक वो पदार्थ ज़मीन के अंदर है तब तक वो मैग्मा होता है, और जब वो बाहर निकल जाता है तो वो लावा बन जाता है। तो यहाँ पे सीज़मिक जोन था जहाँ से प्लेटें टकराई होंगी, ये क्रेटर है जिसके मुंह से सब निकला है, ये गैसेस निकल रही हैं। जब गैस निकलती है तो कुछ पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं जिनको पायरोक्लास्ट कहा जाता है। तो कुछ पत्थर के टुकड़े निकलते हैं और कुछ गैस निकलती है। मुख्य गैस यहाँ पे कौन सी होती है, वाटर वेपर ही होती है, यानी कि भाप, वाष्प होती है। और ऐश के जो क्लाउड्स हैं, राख के जो बादल हैं, वो ऊपर आसमान में अगर हम देखें तो 32 किलोमीटर तक जा सकते हैं, 32,000 मीटर की ऊंचाई तक भी ये जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छी फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मैग्मा था, ये मैग्मा का कंड्यूट था, यानी कि इससे मैग्मा ऊपर उठा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लावा फ्लो बाद में जब बाहर निकलने के बाद ऐसे लावा नीचे जा रहा है, लावा डोम बन गया है, कहीं कहीं पे लावा जब सूख गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐश है, ये पूरा इरप्शन क्लाउड बना हुआ है, और ये पायरोक्लास्टिक फ्लो है। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है जब पत्थर निकलते हैं, थोड़े थोड़े पत्थर निकल रहे हैं, और कहीं पे वहाँ पे एवलांच भी आ जाता है, यानी कि एक तरह से पूरा पहाड़ जो है वो ढह गया, यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से। तो एवलांच वहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर ये देखें कि क्या वोल्केनो का फटना हमेशा से गलत रहा है या उसमें कुछ दिक्कतें हैं। देखिए, दिक्कतें तो तब हैं जब इंसान ने वहाँ पे अपनी बसासत बना ली है। नहीं तो प्रकृति के हिसाब से भूकंप आना, वोल्केनो का फटना, ये प्राकृतिक आपदाएं हम कह रहे हैं, इंसान कहता है प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं आप इसको कह सकते हैं, इंसिडेंट्स कह सकते हैं। क्योंकि अगर अर्थक्वेक नहीं आएगा और भूकंप नहीं आएगा या वोल्केनो नहीं फटेगा, तो इससे जो धरती के अंदर का प्रेशर है वो कैसे रिलीज होगा। अगर आप एक खुले मैदान पर खड़े हैं, खुले मैदान में आपको भूकंप का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इंसान की बनाई हुई बिल्डिंग्स जब भूकंप के
आप कह सकते हैं एवज में आती हैं और वो गिरती हैं, तब उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, भूकंप आया था। तो भूकंप खुले मैदान में आपको पता भी नहीं चलेगा और बिल्डिंग्स में बैठ के आपको भूकंप का पता चलेगा। उसी प्रकार से अगर आपकी बसासत है ज्वालामुखी के पास, जब ज्वालामुखी का लावा निकलेगा तो लावा से जो आसपास का क्षेत्र है वो खराब हो जाएगा कुछ समय के लिए, तो उससे लोगों को दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे इंसान ना रहें या वहाँ पे ज्वालामुखी फटने से पहले वो वहाँ से निकल जाएं, तो उनको वो कुछ भी दिक्कत नहीं लगेगी। तो वोल्केनो के अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो वोल्केनो अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हम देखें तो किस हिसाब से अच्छा है, किस हिसाब से बुरा है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ मटेरियल है, ज़मीन के अंदर का जो बहुत ही पोषक तत्व है ज़मीन के, धरती के, वो लावा के माध्यम से बाहर निकल के आ जाते हैं। पावर जनरेशन, यहाँ पे आप जियोथर्मल के थ्रू, हाइड्रोइलेक्ट्रिक के थ्रू आप बिजली बना सकते हैं। जो सॉइल है वो बहुत ही रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, तो उस सॉइल से, जैसे कि हम पढ़ते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल जो गुजरात और महाराष्ट्र में बनी, जहाँ से कॉटन उगता है, वो सॉइल अपने आप में क्या है, वो वोल्केनो की सॉइल है। कभी वहाँ पे जब भारत अलग हुआ अफ्रीका से और एशिया में जाके जुड़ा, तो उस टाइम पे वहाँ पे लावा विस्फोट हुआ। उस लावा का, यानी कि जो वो मिट्टी है, वो काली मिट्टी है लावा की बनी हुई, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है। लेकिन अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। अब वहाँ से राख निकलती है बहुत ज़्यादा, जो वापस से सांस लेने में बहुत दिक्कतें करेंगी। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा निकलता है। वाटर वेपर यानी कि वाष्प जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, और वो जो ग्रीन हाउस गैस है वो धरती का तापमान बढ़ाने में वापस से मदद करती है, जिसको हमें नहीं बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस उसके अंदर से निकलती हैं, जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। लेकिन अगर इंसान अपना जो प्रोडक्शन है कार के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, फैक्ट्रीज़ के थ्रू, वो बंद कर दे, तो प्रकृति जो है वो उसको अपने आप कंपनसेट कर देगी। उसके बाद कुछ और अगर हम देखें तो इनफेमस वोल्केनोज अगर हम देखें तो जो दुनिया भर में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरप्शन होता रहता है, बहुत ज़्यादा वो फटते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में हवाई का मोना लोआ, ये अपना में बहुत बड़ा वोल्केनो है, बहुत ही फेमस वोल्केनो है। फिर माउंट सेंट हेलेंस है वाशिंगटन यूएस में, माउंट पीली है वेस्ट इंडीज़ में। ये बहुत ज़्यादा फेमस वोल्केनो है या इनफेमस वोल्केनो है, क्योंकि इनके फटने से बहुत तबाही बसती है। यूरोप में अगर हम देखें तो माउंट एटना है इटली का, माउंट वेसुवियस ये भी इटली में है, और एक ये आइसलैंड के अंदर है। और इसी प्रकार से एशिया में देखें तो कराकाताओ है इंडोनेशिया का, माउंट तंबोरा ये भी इंडोनेशिया में है, और माउंट पिनाटिबो ये फिलीपींस में है। तो आप पाएंगे कि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया में ही, दुनिया भर में ऐसे वोल्केनोज हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं जब वो फटते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि क्या वोल्केनो सिर्फ एक ही तरह के होते हैं या वोल्केनो के भी कुछ प्रकार होते हैं? तो बिल्कुल वोल्केनो के भी कुछ प्रकार होते हैं। अगर ये हम माउंट मेरापी की बात करें तो अगर 4 तरह के वोल्केनोज हैं, शील्ड वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, वोल्केनिक डोम्स और सिंडर कोन्स। इन सब में क्या फ़र्क होता है ये भी देखते हैं। और माउंट मेरापी अगर आपसे पूछे तो वो किस तरह का वोल्केनो है, वो अपना में एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। अब ये स्ट्रेटो वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो क्या होते हैं ये देखते हैं। शील्ड वोल्केनो वो वोल्केनो होता है, नाम से समझ में आ रहा है शील्ड, शील्ड का मतलब होता है ढाल, यानी कि ये बहुत बड़ा बनता है। सबसे बड़ी बात क्या है, शील्ड वोल्केनो बहुत बड़े वोल्केनो होते हैं। ये वहाँ बनता है जहाँ पर जो लावा है वो बहुत पतला होता है और वो बहुत ही ईजिली बह जाता है, यानी कि बेसिक लावा होता है, एसिडिक लावा नहीं होता है। बहुत ईजिली जब वो फ्लो करता है तो वहाँ पर शील्ड वोल्केनो, जो कि बहुत बड़े बड़े वोल्केनो होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनो शील्ड वोल्केनो होते हैं, जैसे कि हवाई में मोना लोआ। उसके बाद स्ट्रेटो वोल्केनो। अब देखिए स्ट्रेटो का, वोल्केनो में जो पहला शब्द स्ट्रेटो है उसका क्या मतलब है। स्ट्रेटो का मतलब है स्ट्रेटा, यानी कि लेयर। अब क्या होता है कि जब एक बार वोल्केनो फटा तो उसके अंदर से लावा निकलता है, और हो सकता है कि जब अगली बार वोल्केनो फटता है तब उसके अंदर से पत्थर निकलते हैं, पायरोक्लास्ट निकलते हैं। तो क्या होगा कि एक बार लावा की लेयर बिछ जाएगी, एक बार पत्थर की लेयर बिछ जाएगी, फिर अगली बार फिर लावा की लेयर बिछ जाएगी और फिर पत्थर की लेयर बिछ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेटो वोल्केनो बनता है। तो अगर हम माउंट फ्यूजी देखें जापान का, माउंट कोटोपेक्सी देखें इक्वाडोर का, माउंट शस्ता कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन का माउंट हेलेंस स्ट्रोम्बली वोल्केनो है, या फिर अपना माउंट मेरापी वोल्केनो जो भी हाल ही में फटा है इंडोनेशिया का, तो वो वोल्केनो भी स्ट्रेटो वोल्केनो है। फिर वोल्केनिक डोम्स, यानी कि ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई के स्टीप डोम्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत गाढ़ा जो एसिडिक लावा होता है जब वो निकलता है, जो बहुत गाढ़ा लावा होता है जब वो निकलता है, तो ये वोल्केनिक डोम्स बनते हैं।
वो जो एसिड है यानी कि वो जो लावा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाता और बहुत पास में ही जाके जम जाता है, सूख जाता है। तो उससे जो पहाड़ बनता है, वोल्केनो का जो डोम बनता है, वो बहुत सीधी खड़ी वाला चढ़ाई वाला बनता है। और फिर एक बनता है सिंडर कोन्स। तो सिंडर कोन्स बिल्कुल सिंपल तरह के वोल्केनोज हैं, छोटे छोटे यहाँ पे इरप्शंस होते रहते हैं और इसमें से सिर्फ जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है यानी कि जो पत्थर हैं सिर्फ वो निकलते हैं, लावा ज़्यादातर उसमें से नहीं निकलता। तो ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। 4 मुख्य तरह के हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 130 से मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ज़्यादा तो इंडोनेशिया में ही हैं और 50 से 70 वोल्केनो जो हैं हर साल एक्टिव होते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा जो लॉजिक है वोल्केनो का, हाल ही में जो वोल्केनो फटा है वो सब समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए ये भी जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।